हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑफ फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो रहेगा एक शानदार सेशन। और जितने भी स्टार्ट करने वाले हैं एक आज शानदार सेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल और चौथा है बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि कौन से देश के साथ जो है भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर लगेगी? तो आप बताएंगे 40-96 किलोमीटर, नहीं 4996 किलोमीटर इसका जो है सीमा लगेगा। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40-96 किलोमीटर। ठीक है ना। हम अगर बात करें इसके बाद भूटान की सीमा कितने किलोमीटर लगती है, तो भूटान की सीमा लगती है, आप बताएंगे लगती है कितने किलोमीटर, तो बताएंगे आप 699 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा लगती है। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा, तो आप बताएंगे 33-23 किलोमीटर जो है पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है। हम अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा कितना लगती है किलोमीटर, तो आप बताएंगे 1850 किलोमीटर लगती है नेपाल की सीमा भारत से। ठीक है ना। तो हम थोड़ा मैप में समझेंगे, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो मैप देखिए आप लोग, मैप में क्या है, बांग्लादेश की सीमा देखिए कितने राज्यों से होकर जा रही है और कितने राज्यों से लग रही है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका असम है, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा है। ये सभी आपके जो है बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। और असम एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है। ठीक है ना, 2 बार सीमा लगाता है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल से किसकी किसकी सीमा लग रही है, आप बताएंगे सिक्किम की, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड का सीमा लगता है। भूटान से किसकी किसकी सीमा लगती है, तो सिक्किम का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का भूटान से सीमा लगता है। ठीक है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की किससे सीमा लगती है, तो आपकी गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है ना। ये सभी जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। इसके साथ चीन भी आपका भारत से सीमा साझा करता है और म्यांमार भी। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या है, देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है, आपको आंसर बताना है। पहला है 3 जनवरी, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 4 जुलाई और लास्ट ऑप्शन है 22 सितंबर। तो आपको बताना है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, या अपसौर कहेंगे, या फिर आप इसको अप हेलियन भी कह सकते हो। क्या चीज़? अप हेलियन भी कह सकते हो। अप हेलियन भी इसे कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? अप हेलियन भी कहते हैं। उसके बाद सबसे अधिकतम दूरी पर तो 4 जुलाई को रहेगा, लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे नज़दीक कब रहेगा, तो आप बताएंगे 3 जनवरी को। कब रहता है? 3 जनवरी को सबसे आपके नज़दीक होता है। ठीक है ना। तो आप बताएंगे 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है और इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उपसौर कहते हैं। ठीक है ना, उपसौर कहते हैं। और इसको हम, इसके साथ साथ इसको हम जो है पेरी हेलियन भी कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी हेलियन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है पेरी हेलियन। ठीक है ना, हेलियन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? आपको आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत है, सेकेंड आपका वलित पर्वत है, थर्ड आपका ब्लॉक पर्वत है और डी आपका अवशिष्ट पर्वत है।
तो आपको बताना है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला? वलित पर्वत है, ठीक है ना। ये जो है संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है, यानी चट्टान जब टकराए थे उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। इसे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसके अगर अन्य उदाहरण की बात करें हम तो इसके उदाहरण है आल्पस हो गया, ये भी आपका इसी प्रकार से वलित पर्वत है। आल्पस हो गया, यूराल हो गया और आपके रॉकी हो गए, रॉकी पर्वत हो गए, एंडीज पर्वत हो गया। क्या चीज़? एंडीज पर्वत हो गया। इसके अलावा आपका एटलस पर्वत भी इसी के उदाहरण, ठीक है ना। तो ये सभी जो है किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है ना। एटलस पर्वत भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम उसको देखते हैं। अच्छा मित्रों, ज्वालामुखी पर्वत जो होता है वो ज्वालामुखी के फटने से जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो उस प्रकार से बने पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। इससे काली मिट्टी के निर्माण भी होता है जब इसमें से मैग्मा निकलता है, ठीक है मित्रों। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो आपको आंसर बताना है डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा पर और चौथा है मकर रेखा पर। तो आपको आंसर करना है डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। किसके निकट? भूमध्य रेखा के निकट है। देखो मित्रों, ये होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर का जो है सबसे बीच ऊपर का आपका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल है। और नीचे का क्या है आपका जो है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल है। क्या है मित्रों? साउथ पोल है। और इसके बीचों बीच में जो जाता है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसके उत्तरी ध्रुव में यानी नॉर्थ पोल में 5 डिग्री और जो साउथ पोल में इसके हैं 5 डिग्री, इसके बीच के जो आपके एरिया होंगे, जिसके बीच के जो क्षेत्रफल होंगे, इसी को क्या कहा जाता है? डोलड्रम कटिबंध कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 5 डिग्री साउथ पोल के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? इसको जो है हम लोग डोलड्रम कटिबंध कहा जाता है। यहाँ जो है निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पर प्रचलित वो जो पवनें होती हैं वो शांत होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के निकट होगा, ठीक है ना। डोलड्रम जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, ठीक है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को बताना है भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है आपका BN राव एंड फोर्थ है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको आंसर करना है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो भी परमानेंटली अध्यक्ष, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर क्या होने वाले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें कब चुना गया था? तो आप बताएंगे 11 दिसंबर। कब इन्हें चुना गया था? 11 दिसंबर 1964 आपको 64 में चुना गया था। कब? 1964 को चुना गया था, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1964 को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। लेकिन इसके पहले जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जो है आपके 9 दिसंबर 1946 को जो है चुने गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था एक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। इसके पहले आपके जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बने थे सच्चिदानंद सिन्हा? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये बने थे 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को कब? 9 दिसंबर को बने थे, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और यही बाद में हमारे जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनाए गए, ठीक है ना। इसके अलावा हम अगर और ऑप्शन की बात करें तो हमारा और ऑप्शन क्या कहता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इसमें भारतीय संविधान सभा में ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही बने थे और इन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में नाम दिया है, ठीक है ना। अगला आपका है डॉक्टर बी एन राव। तो बी एन राव कौन थे? बी एन राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, यानी भारतीय संविधान सभा के ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो बी एन राव को जानेंगे कि ये आपके जो हैं क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये संविधान सभा में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। 13 दिसंबर 1946 को ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित लाए थे, जो कि पारित कब हुआ? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव का जो है पारित कब किया गया, ठीक है ना। तो इसको जो है लाए कब थे? तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे भारतीय संविधान सभा में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह पारित कब किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा में न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा आपके अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया मित्रों? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा इस देश से क्या क्या लिया गया है? तो इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद संविधान का सर्वोच्चतम उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए। ये सभी जो प्रावधान थे यहीं से लिए गए, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है यानी कि महाभियोग को भी इसी देश से लिया गया। किस चीज़ को? महाभियोग को भी यहीं से लिया गया, ठीक है ना। महाभियोग को भी यहीं से लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है। हम अगर बात करें इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो इंग्लैंड से जैसे एकल नागरिकता हो गया, क्या चीज़? एकल नागरिकता और एकल नागरिकता। इसके अलावा विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। और उसके बाद आपका जो है ये कानून निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसकी प्रक्रिया भी आपका इंग्लैंड से यानी कि आपका यूके से लिया गया, ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कानून निर्माण प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं और उसके बाद राष्ट्रपति का पद लिया गया है, महाभियोग वगैरह लिया गया है, ठीक है ना। ये सभी आपके जो हैं अमेरिका से हैं। इंग्लैंड से एकल नागरिकता हो गया, विधि का शासन हो गया, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया हो गई, ये सभी जो हैं लिए गए हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें कनाडा से, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो व्यवस्था दिया गया है ये कनाडा से लिया गया, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। इसके अलावा हम बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसका भी प्रावधान कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है ना। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आपसे कहा जाए तो समवर्ती सूची हो गया। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा हो गया, क्या चीज़? समवर्ती सूची हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गया, ठीक है। तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? आपके जो हैं ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ऑप्शन है पहला 40वां संशोधन, दूसरा है 42वां संशोधन, तीसरा है आपका 44वां संशोधन और चौथा है आपका 45वां संशोधन। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था ये आपका 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है ना, कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में इस संशोधन को हम जो है एक बड़ा संशोधन मानते हैं, इसे एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ इसमें जो है काफ़ी संशोधन किए गए थे, लगभग 59 विषय में संशोधन किया गया था। ठीक है ना, 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन में लगभग इतना संशोधन किया गया था, यानी कि इतने प्रावधानों पर किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है प्रस्तावना में भी इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें आपका अखंडता, क्या चीज़? अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, और उसके बाद याद रखिएगा अखंडता है, समाजवाद है, और उसके बाद आपका धर्म निरपेक्ष। ठीक है ना, 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, उसके बाद समाजवाद और धर्म निरपेक्ष। ये शब्द आपके जो हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। ठीक है ना, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि इसके सुझाव पर किया गया था। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखना। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको जो है इसका व्यवस्था बनाया गया था, यानी कि लाया गया था। ठीक है ना, इनकी सिफारिशों के आधार पर। अगला हम बात करें, ये हमारा जो 40वां संशोधन है, ये भी आपका जो है कब हुआ था? ये आपका जो है 40वां संविधान संशोधन आपका जो है 1976 में ही इसका भी किया गया था। ठीक है ना, 1976 में ये भी आपका इसी में बदला गया था। ठीक है, अगला हम बात करें 44वां संशोधन। तो 44वें संशोधन में क्या था? ये जो है 1978 में इस संशोधन को किया गया था। कब किया गया था मित्रों? 1978 में किया गया था। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को ये जो है कानूनी अधिकार बनाया गया था। क्या बनाया गया था मित्रों? कानूनी अधिकार बनाया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और ये हमारा जो पहले संपत्ति का अधिकार था एक मूल अधिकार था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो उसको जो है विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर के ये विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करें 45वां संविधान संशोधन। तो 45वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 45वें संविधान संशोधन में जो है ये 1980 में किया गया था। इसका जो है 1980 में किया गया था 45वां संविधान संशोधन। ये क्या था? ये इस प्रावधान में यानी इस संशोधन में क्या था? संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों, जैसे संसद में हुआ या राज्य की विधानसभाओं में हुआ, जो इनमें अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या आंग्ल भारतीय हैं, इनके लिए जो है स्थान थे वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिए गए। ठीक है ना, यानी कि जो इसकी सीटें थी इनको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है ना मित्रों, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन मौलिक अधिकार वाला, तो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोग अगर अतिरिक्त जानकारी पाए होंगे तो उसके लिए जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन 8 क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आपको
इस प्रश्न का आंसर बताना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 सदस्य, सेकेंड आपका 10 सदस्य, थर्ड आपका 12 सदस्य और चौथा आपका 15 सदस्य। तो आपको ये बताना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। कितने सदस्य? 12 सदस्य। 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये जो 2 सदस्य हैं ये आपके जो हैं लोकसभा में नियुक्त होते थे, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था। कहाँ पर? लोकसभा में, ठीक है ना, लोकसभा में नियुक्त किया जाता था। लेकिन अब इसका प्रावधान जो है हटा दिया गया। अब इसका प्रावधान नहीं है। ये कब हटाया गया? आप ध्यान दीजिएगा। इसको जो है इसका संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया। कब? 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको हटाया गया। और अब जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है। और ये कब प्रभावी हुआ? ये हुआ आपका 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी आपके 2020 को ये चीज़ जो है आपका प्रभावी हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होती है। अब राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन था? 104वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी हुआ? तो 25 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हुआ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है आपका ए और बी दोनों, यानी कि दूरी भी और विस्थापन भी, और उसके बाद समय, ठीक है ना, आपका समय। तो आपको बताना है इसमें से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विस्थापन इसका राइट आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है? ध्यान से आप लोग देखिएगा। विस्थापन और आपका ऋणात्मक कैसे हो गया, ठीक है ना, या शून्य आपका कैसे हो गया? जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है ना। पहले जानिए विस्थापन क्या है। तो विस्थापन जो होता है वो किसी वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को कहा जाता है विस्थापन, ठीक है ना। उसी को विस्थापन हम लोग कहते हैं। और दूसरा चीज़, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये जो है 1 मीटर इधर चल गई, यानी कि 1 मीटर राइट साइड चली गई। तो अगर 1 मीटर चली गई उसके बाद फिर या वापस आकर के आधा मीटर वापस चली आई, ठीक है ना। तो अगर हम पूछें इसके बीच में कितने विस्थापन है, तो आप बताएंगे इसके बीच में आधा मीटर का विस्थापन है, ठीक है ना मित्रों। ये कितना मीटर है? आधा मीटर का विस्थापन है। क्यों? क्योंकि वो वापस आकर के फिर इसी स्थान पर रुक गई और यहाँ से चली थी, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? आधा मीटर। लेकिन अभी हम यहीं से चलने के बाद जिस स्थान पर चले थे वहीं आकर चले आए, तो इसका विस्थापन का मान क्या होगा? तो जहाँ से चले थे वहीं आकर स्टॉप हो गए। इसका मतलब विस्थापन इसमें कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि अंतिम दूरी यानी और प्रारंभिक दूरी के बीच में कोई न्यूनतम दूरी नहीं है, यानी कि 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये शून्य भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीय श्वसन कोशिका के किन भागों में संपन्न होता है? तो आपको बताना है ऑक्सीय श्वसन कोशिका के किन भागों में संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ए व बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीय श्वसन क्या होता है? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। और इसी के विपरीत अनॉक्सीय श्वसन क्या होता है कि ऐसे श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो, ठीक है ना, इन्हें अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो ऑक्सीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ठीक है मित्रों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, आपको बताना है। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा क्या है
द्रव्यमान, तीसरा है रेखीय संवेग और चौथा है कोणीय संवेग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग, ठीक है ना। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है, केपलर का द्वितीय नियम है, ये जो है आपका संवेग कोणीय संवेग पर आधारित है, ठीक है ना। और अगर कोणीय संवेग का मात्रक पूछा जाए तो इसका कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका किलोग्राम, क्या? किलोग्राम, किलोग्राम प्रति किलोग्राम, ध्यान से देखिएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, इसका मात्रक होता है। अगर आपसे रेखीय संवेग का मात्रक पूछा जाए तो इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम और उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम ही होता है। और उसके बाद आपका ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ये होता है जूल, तो ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर फिलहाल कोणीय संवेग होगा, ठीक है ना। तो मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन है? अर्थात भारत की जो आकस्मिक निधि है इसकी देखरेख या इसका संरक्षण कौन करता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है महानिदेशक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो आप बताएंगे रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद है, ठीक है ना। 21 नंबर के हैं, तो आप बताएंगे तो ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। रामनाथ कोविंद जी किस नंबर के हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 21 नंबर के, ये आपके 15वें नंबर के हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, इनका जो जिक्र है अनुच्छेद 75 में है। और जबकि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया, ठीक है ना। और इस समय वर्तमान में अगर वित्त मंत्री पूछी जाए तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस दर पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं? आपको बताना है किस दर पर, कौन से दर पर वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से धन को उधार लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग बताइएगा। पहला है रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, आगे है नगद आरक्षित दर और आपका संविधिक तरलता दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट, ठीक है ना। तो जितनी भी वाणिज्यिक बैंक होती हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक से जो है रेपो रेट पर उधार लेती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए वाणिज्यिक बैंक जो है क्या करें, भारतीय रिजर्व बैंक को उधार दें, भारतीय रिजर्व बैंक को उधार दें, तो कौन सा रेट लगाएंगे? तो इसको रिवर्स रेपो रेट लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश की नीलिमा का क्या कारण है? तो आपको बताना है आकाश की नीलिमा का क्या कारण है। इसका राइट आंसर होने वाला है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। कौन सा होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसमें धूल के कण, वायु के कण, बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें जो हैं इनसे टकरा करके आसमान में फैल जाती हैं और नीले और बैगनी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश का नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेकेलाइट एक है, तो आपको बताना है बेकेलाइट आपका क्या है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक बहुलक है, दूसरा योगात्मक बहुलक है, तीसरा आपका संघनन बहुलक है और आपका चौथा समबहुलक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग इसको बताइए। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संघनन बहुलक, ठीक है ना। तो बेकेलाइट क्या होता है? एक संघनन बहुलक होता है। इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं? ये बर्तन के हत्थे वगैरह बनाए जाते हैं। क्या करते हैं मित्रों? बर्तन के हत्थे बनाए जाते हैं। इसके अलावा
इससे जो है जितने भी विद्युत स्विच हैं ये बनाए जाते हैं, कंघी है इसको भी बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है कि इसलिए क्योंकि ये जो है ये विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का कुचालक होता है। बैकलाइट जो होता है ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है ना दोस्तों। और इसका उपयोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, यानी ये जो है आपका एक प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी है। ठीक है, लेकिन उपयोग कहाँ किया जाएगा, बिजली के स्विच हो गए, बर्तन वगैरह के हत्थे हो गए, इसमें जो है बैकलाइट का यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए आपका। तो साथियों बस हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।